नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी कथा की गहराई में उतरेंगे जो साहस, त्याग और आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो राजपूताना के रेतीले मैदानों से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक आज भी गूंजती है। एक ऐसी स्थिति जहां हार बिल्कुल तय लग रही थी, पर एक राजा ने हार नहीं मानी। तो चलिए महाराणा प्रताप के उस अनंत संघर्ष को एकदम विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि एक राजा अपने आलीशान महल छोड़कर एक ऐसी जंगल की जिंदगी चुन लेता है जहां हर कदम पर मौत और भूख खड़ी हो। ये सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की। मुगल साम्राज्य जैसी महाशक्ति के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार करने की। आइए इसमें डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े त्याग की आखिर शुरुआत कहां से हुई। पहला पड़ाव, एक कांटों का ताज। साल था 1572 और जगह थी गोगुंदा। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ ना, तो उन्हें विरासत में कोई शक्तिशाली या समृद्ध राज्य नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ और चुनौतियों से भरा मेवाड़ मिला था। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, जिसके पास अथाह संपत्ति थी, एक बहुत विशाल सेना थी और एक एकीकृत राज्य था। और दूसरी तरफ था अपना मेवाड़, जिसका खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। राजधानी चित्तौड़ हाथ से निकल चुकी थी और वो लोग पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। दोनों ताकतों के बीच का ये जमीन आसमान का अंतर दर्शाता है कि प्रताप ने कितने असंभव हालात में आवाज उठाई थी। पर बात सिर्फ बाहरी दुश्मनों की थोड़ी ना थी। मुगलों से लड़ने से पहले प्रताप को अपने ही घर में बगावत झेलनी पड़ी। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय ने सौतेले भाई जगमल को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। इस वजह से राज परिवार में एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार का संकट यानी सक्सेशन क्राइसिस पैदा हो गया। हालांकि मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने आगे आकर इस फैसले को पलट दिया और प्रताप को राजा बनाया। लेकिन इस आपसी झगड़े ने मेवाड़ के पहले से कमजोर संसाधनों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। दूसरा पड़ाव, अरावली में निर्वासन यानी जंगल की कठिन जिंदगी। अब देखिए, अरावली के घने जंगलों में एक बेहद कड़ी रणनीति अपनाई गई, जिसे हम स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं, यानी जलाकर रख देने वाली रणनीति। अपनी सीमाओं को बचाने के लिए खुद अपने ही मैदानों को, अपने ही गांव को तबाह करने का आदेश दे दिया गया। क्यों? ताकि जब विशाल मुगल सेना मेवाड़ में दाखिल हो तो उन्हें खाने और जानवरों के चारे के लिए कुछ न मिले और उनकी पूरी सप्लाई चेन ही टूट जाए। जरा कल्पना कीजिए, अपने ही हाथों अपनी समृद्धि को जला देना कितना मुश्किल और दर्दनाक फैसला रहा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी शपथ ली जो आज तक इतिहास के पन्नों में गूंजती है। प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़ का गौरव वापस नहीं लाते, वो एक घास फूस के बिस्तर पर सोएंगे और पत्तों के पत्तल पर खाना खाएंगे। ऐशो आराम में गुलामी करने से लाख गुना बेहतर स्वतंत्रता के साथ हर दर्द सहने का रास्ता चुना उन्होंने। आज भी कई राजपूत इस कसम को याद रखने के लिए अपनी थाली के नीचे एक पत्ता और बिस्तर के नीचे एक तिनका रखते हैं। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। हालात इस कदर खराब थे कि घने अरावली के जंगलों में छिपते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब राज परिवार ने घास की बनी हुई रोटियां खाकर अपना आत्मसम्मान जिंदा रखा। ये उस भयंकर गरीबी और हालात की कड़वी सच्चाई थी जो उन्होंने और उनके परिवार ने खुशी खुशी झेली, सिर्फ एक अटूट आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तीसरा पड़ाव, जंगल के साथी, भीलों का अमूल्य साथ। ऐसे निराशाजनक समय में मदद एक ऐसी जगह से आई जिसका अंदाजा शायद ही किसी को था। एक बेहद शानदार और बराबरी का गठबंधन सामने आया। एक तरफ महाराणा ने पूरा सम्मान दिया और भील नेता पुंजा को राणा की शानदार उपाधि दे दी। यही नहीं, उन्हें मेवाड़ की सेना में शामिल किया गया, जो उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। बदले में भील जनजाति ने वहां के टेरेन यानी जमीन का सटीक ज्ञान दिया, तीरंदाजी और छपामार युद्ध में अपनी महारत दी और यहां तक कि सबसे मुश्किल समय में खाना, आश्रय और बेहद अहम गुप्त जानकारियां भी प्रदान की। एक छोटा सा शब्द इस रिश्ते की असली गहराई को दर्शाता है, कीका, जिसका मतलब होता है बेटा। ये एक ऐसा शब्द है जो भील समुदाय ने प्यार से प्रताप के लिए इस्तेमाल किया था। जरा ध्यान दीजिए, एक सामाजिक रूप से अलग थलग मानी जाने वाली जनजाति एक राजपूत राजा को अपने बेटे की तरह मानती थी। ये महाराणा प्रताप के भावनात्मक नेतृत्व यानी इमोशनल लीडरशिप और उनके सबको साथ लेकर चलने की कला का सबसे बड़ा प्रमाण था। चौथा पड़ाव, हल्दी घाटी का युद्ध, वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक। साल 1576,
जगह हल्दी घाटी। यहां मानसिंह के नेतृत्व वाली एक बहुत ही विशाल मुगल सेना और एक छोटी सी राजपूत भिल सेना का आमना सामना हुआ। हल्दी घाटी का ये तंग दर्रा युद्ध रणनीति के हिसाब से बड़ा सोच समझकर चुना गया था, ताकि विशाल सेना का आकार वहां बेअसर हो जाए। ये एक बेहद खूंखार और टैक्टिकल युद्ध था, जहां दोनों तरफ की संख्या में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन इस युद्ध में जो त्याग हुए ना, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। राजपूत भील सेना संख्या में कम होने के बावजूद दुश्मनों पर भारी पड़ रही थी। जब अचानक प्रताप घिर गए तो वफादार झालामान ने उनके हाथ से शाही झंडा और मुकुट छीनकर खुद पहन लिया, ताकि दुश्मन उन्हें ही राजा समझ बैठें। उन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। और चेतक को हम कैसे भूल सकते हैं? अपना पिछला पैर बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उस महान सफेद घोड़े ने प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाया और तब जाके अपनी आखिरी सांस ली। ये सच में दिल छू लेने वाली बात है। 5वां पड़ाव, छापामार युद्ध रणनीति, अरावली के साय में युद्ध। एक बात समझना जरूरी है, हल्दी घाटी से वापसी किसी भी तरह से हार नहीं थी, बल्कि एक नए तरीके के युद्ध की शुरुआत थी। अरावली के इस उबड़-खाबड़ पथरीले भूगोल को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। यहां से एक बेहतरीन छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला कैंपेन की शुरुआत हुई। मुगल सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, उन घने और खतरनाक पहाड़ी रास्तों में उनकी तादाद बिल्कुल बेअसर हो चुकी थी। उनका ये संघर्ष बहुत लंबा चला। देखिए, 1572 में गुगुंदा में ताजपोशी से शुरू होकर 1576 में हल्दी घाटी के महान युद्ध तक, और उसके बाद लगभग एक पूरे दशक तक सिर्फ और सिर्फ इन पहाड़ियों से लगातार छापामार युद्ध चलता रहा। और इस निरंतर दृढ़ता का नतीजा ये हुआ कि 1585 आते आते राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया गया और चावंड में नई राजधानी स्थापित कर दी गई। 12 साल, जी हां, 1585 के बाद आने वाले 12 सालों तक उनकी रक्षा रणनीति इतनी सटीक और मजबूत थी कि मेवाड़ के खिलाफ मुगल सेना के सारे अभियान पूरी तरह से रुक गए थे। अब खुद ही सोचिए, अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट को पूरे 12 साल तक मेवाड़ में कदम रखने से रोक देना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। छठा और आखिरी पड़ाव, एक अटूट विरासत, इतिहास पर उनका प्रभाव। मशहूर इतिहासकार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने उनकी इस लड़ाई को विश्व इतिहास के सबसे महान युद्धों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी मेवाड़ का थर्मोपाइले हैं और दावर का मैदान इसका मैराथन। ये कोट इस संघर्ष को एक विश्व स्तरीय ऐतिहासिक दर्जा देता है। ये बिल्कुल साबित करता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय लड़ाई नहीं, बल्कि आज़ादी और आत्मसम्मान की एक महान गाथा थी। इतनी तकलीफों और भयंकर संकटों के बावजूद आखिर में एक अटूट विरासत स्थापित हुई। उन्होंने कभी किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया। भील जनजातियों को बराबरी का अधिकार देकर नेतृत्व की एक नई और बिल्कुल क्रांतिकारी परिभाषा लिखी। भले ही वो चित्तौड़ वापस न जीत सके हों, लेकिन उदयपुर, कुंभलगढ़ सहित मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने वापस हासिल कर ही लिया था। उनका ये आदर्श जीवन आने वाली सदियों तक भारत में आज़ादी और देशभक्ति का प्रतीक बनकर प्रेरणा देता रहा। अंत में एक बेहद गहरा सवाल निकलकर सामने आता है। अगर जिंदा रहने की कीमत अपना सर झुकाना हो, तो क्या उस ताज को पहनने का कोई मोल है? इसी एक सवाल में ही आत्मसम्मान की सच्ची कीमत छिपी हुई है। महाराणा प्रताप का सफर हमें यह सिखाता है कि सच्ची जीत सिर्फ जमीनों पर कब्जा करने में नहीं होती, बल्कि अपनी पहचान और डिग्निटी को किसी भी हालात में बचाए रखने में होती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर मिलेंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प कथा के साथ।